गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरआरबी एएलपी 2024 एग्ज़ाम 25 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का मैथ्स के 20 क्वेश्चन का इजी ओम शॉर्ट सॉल्यूशन के साथ एनालिसिस आज के इस सेशन में होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इन 5 दिनों में 15 शिफ्टों में एग्ज़ाम लिया गया था। आज के सेशन में 25 नवंबर 2024 के मॉर्निंग शिफ्ट यानी पहला शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस होना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस शिफ्ट को जो 25 नवंबर 2024 को कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो इस शिफ्ट का दूसरा एवं मैथ्स का पहला प्रश्न ये रहा। इस प्रश्न जो है ये ग्राफ से संबंधित है। तो पहले ग्राफ को ना देखते हुए हम प्रश्न पढ़ेंगे। तो प्रश्न में बोला है बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या और मेट्रो का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात कितना है। इस प्रश्न में पूछा जा रहा कि बाइक का उपयोग कितने कर्मचारी किए हैं और मेट्रो का उपयोग करने वाले कर्मचारी की संख्या क्या है। तो अब ग्राफ में आप नज़र दौड़ाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे परिवहन का साधन है और इधर है कर्मचारियों की संख्या। ओके, तो परिवहन के साधन में कार है, बाइक है, कंपनी बस है, मेट्रो है, अन्य है। तो हमें तो बाइक का चाहिए, बाइक और मेट्रो का यूज़ करने वाले कर्मचारियों की संख्या। तो यहाँ देखेंगे बाइक का यूज़ कितने लोग किए हैं, ऊपर संख्या दी गई है 300। इन 300 बाइक की संख्या है। जो कर्मचारी ऐसे हैं, जो 300 कर्मचारी ऐसे हैं जो बाइक का यूज़ किए हैं। मेट्रो का यूज़ करने वाले कितने कर्मचारी है 150। मेट्रो का यूज़ करने वाले 150 कर्मचारी। 150 से ये 2 बार में कटेगा, 150 से 1 बार में कटेगा, यानी 2:1। बहुत ईजी प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियाँ तय करती है। इस दूरी में कार का औसत चाल क्या है। तो इस प्रश्न में स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है। 4 अलग अलग स्पीड है और 4 बराबर डिस्टेंस है। तो इस प्रश्न में औसत चाल बतानी है। तो इस प्रश्न को हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, एक कॉन्सेप्ट से और एक शॉर्ट ट्रिक से। तो शॉर्ट का एक मेथड आता है, एक फार्मूला आता है, उसे नोट कर लेंगे। औसत चाल, अगर एवरेज स्पीड पूछे और जिसमें अलग अलग स्पीड दिया हो, कितना भी दिया हो, 2 दिया हो या 4 दिया हो या 6 दिया हो, कोई बात नहीं, और दूरी समान हो, यानी 3 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर ही, मतलब दूरी एक ही जैसा होना चाहिए, दूरी समान होना चाहिए। तो यहाँ पे सूत्र लगता है कि औसत चाल बराबर n बटा 1/s1 प्लस 1/s2 प्लस 1/s3 प्लस 1/s4, जहाँ पर n बराबर दूरी की बराबर भागों की संख्या, बराबर भागों की संख्या। ओके, ये n की मतलब हुआ है, n का मतलब दूरी के बराबर भागों की संख्या। और s जो दिख रहा है वो चाल है, s1 s2 ये दूसरा चाल, तीसरा चाल के लिए s3 मैंने डिनोट किया है, चौथा चाल के लिए s4। तो आप जब एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 3 जो दूरी है कितने भागों में है, 4 भागों में। तो यहाँ पे हम 4 n की जगह पर रखेंगे। 1/s1 यानी पहली चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसी प्रकार तीसरी चाल हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इसे कैलकुलेट कर देना है, हमारा आंसर सामने रहेगा। तो 4 में एलसीएम नीचे 60 हो जाएगा, यहाँ पे 6 बनेगा, 20×3 60, 30×2 60 और 60 एकम 60, 60 ऊपर होगा और इसको जोड़ेंगे तो 6×3 9, 2×11 1 12, 12×5 60, 5×4 20,
किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, ये हमारा आंसर रहा। बहुत आसान है, केवल इस फॉर्मेट को हमें ध्यान देना होगा। ये जो फॉर्मेट है इसे नोट करके भी रखेंगे, ये अगर याद रहेगा तो आपका औसत चाल इजीली निकल जाएगा। एक नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ हम मूव करेंगे। एक कार है जो जिसमें 4 अलग अलग स्पीड है और सेम बराबर डिस्टेंस है। तो आप जानते हैं कि यहाँ सब समय भी निकाल सकते हैं, सबकी समय निकाल सकते हैं डिस्टेंस बटा स्पीड। तो इसमें भी हम देखेंगे कि औसत चाल पूछा हुआ है। औसत चाल, तो औसत चाल के लिए सिंपल सा और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सूत्र होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। यानी जितनी दूरी है उसको जोड़ लेंगे और समय जितनी है उसको भी जोड़ लेंगे, और उसके जोड़ने के बाद हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें भी कि जब एवरेज स्पीड निकालेंगे तो हमें कुल दूरी चाहिए। दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर करके 4 बार है, 4 क्रमिक दूरी है। तो 3 + 3 + 3 कुल समय। तो समय का सूत्र क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं समय का सूत्र क्या होगा? दूरी बटा में 4। तो 4 अलग अलग स्पीड है, सबके लिए समय भी अलग अलग होगा। तो समय दूरी कितना है? 3 किलोमीटर। स्पीड, पहला स्पीड 10। ऐसे ही सबके लिए तो डिस्टेंस समान है, स्पीड अलग अलग है। 10/20, 3/30 और 3/60। 3/30 और 3/60। इसे सॉल्व करते हैं। ऊपर वो बनेगा 12, नीचे एलसीएम लेंगे 60। 10 छके 60, 3 छक 18, 20 यहीं 60, 33 का 9, 30 दूनी 60, 3 दूनी का 6, 60 एकम 60, 3 एकम 3। यहाँ पे बनेगा 12, ऊपर 60 पहुँच जाएगा। और ये 18 9 27, 27 6 33, 3 36, 12 3 36, 20 3 60। दोनों अपने आप में शॉर्ट मेथड है। तो लेकिन आपको समझना है कि एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट को अकॉर्डिंग चल रहा है और डायरेक्ट फार्मूला पे चल रहा है। तो दोनों का आंसर आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। दोनों मेथड को याद रखेंगे, बेसिकली इसको याद रखेंगे क्योंकि वो सूत्र है वो उसको भूल जाएंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल है, ये हर जगह अप्लाई होगा, डिस्टेंस बराबर हो या ना हो हर जगह अप्लाई होगा। स्पीड 2 दिया हो या 3 दिया हो, 4 दिया हो, 5 दिया हो, ये फार्मूला हर जगह अप्लाई होगा। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, 11,000 पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज के दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें CI बताना है। तो पहले बेसिक देख लेते हैं, फिर एक शॉर्ट लगाएंगे, या शॉर्ट ही पहले लगा लेते हैं। पहले शॉर्ट मेथड से देखते हैं इसे। ओके, पहले शॉर्ट मेथड लगा लेते हैं। तो वार्षिक रूप से संयोजित है और 2 साल का CI बताना है। मान लो मैं 11,000 रुपया है, इस 11,000 रुपये को बैंक में ले जाता हूँ, तो इसमें हमें 2 साल के लिए रखना है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो 2 साल में पूरा का पूरा मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो बताना है, ब्याज बताना है सिर्फ। ओके, तो हमें पता है कि 4% ये जो है रेट है, कितना है? 4% है। 4% के रेट के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो 2 साल का पहले देखते हैं। तो पहली साल तो 4% मिलेगा और दूसरी साल भी 4% ब्याज मिलेगा। लेकिन 2 साल में ब्याज चक्रवृद्धि हो जाने के कारण रेट में बदलाव होगा। तो उस रेट में क्या बदलाव होगा ये देख लेते हैं कि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज, इसके लिए भी एक फॉर्मेट बनता है, एक फार्मूला बनता है 2R + R² बटा में 100%।
ये 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज जो बनेगा उसका इकट्ठा निकालेगा, इस फॉर्मेट से इकट्ठा निकल जाएगा। तो 2R की जगह पे क्या है 4%। आर मतलब रेट है, आर मतलब रेट, रेट तो 4% दिया हुआ है, 4 दूनी का 8 प्लस आर स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर 16/100। ओके, तो यहाँ पे बनेगा 816/100। जब यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे तो 8.16%, यानी ये रेट बनेगा हमारा। 2 साल में ये रेट मिलेगा। तो हम बैंक में कितना जमा कर रहे हैं 11,000 पे 8.16% हटाएंगे तो उस बटा में 100 मुझे इंटरेस्ट लेना है। दशमलव हटाएंगे तो भी 100, यानी 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कट रहा है। अब 816 में 11 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 8 88, 11 8 88, 11 गुने 10 110, 11 गुने 6 66, तीनों को ऐड करेंगे तो 89, 8,976 बटा में 10, यानी 897.6 रुपया मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, जो कि ऑप्शन हमारा 3 आंसर बन चुका है। अब देखते हैं एक शॉर्ट मेथड से, इसे थोड़ा बेसिक क्लियर करते हैं। ओके, तो बेसिक क्लियर करने के लिए हमारा तो 11,000 रुपया है जो बैंक में जमा करने वाले हैं, 11,000। इस पे 4% ब्याज मिलेगा। कितना 4% रेट, ब्याज मतलब रेट। तो पहले साल हम 4% इस पे ब्याज ले लेते हैं। ठीक है, तो 11,000 पर 11,000 गुने 4%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 चौक 44, यानी 440 रुपया पहला साल ब्याज मिल गया। पहला साल ब्याज कितना मिला 440 रुपया। अब दूसरे साल जब स्टार्ट होगा तो किस पे ब्याज मिलेगा 11,000 पे नहीं, 11,000 अब प्लस में जो पहले साल का ब्याज बना है इन दोनों का योग पे ब्याज बनेगा। यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज में फ़ायदा। तो ये कितना हो जाएगा 11,000, तो 11,440 हो जाएगा। मेरा मूलधन कितना हो जाएगा 11,440, इस पे मिलेगा 4% का ब्याज। तो इसे भी कैलकुलेट करेंगे तो 1 जीरो से पहले काट लेते हैं, 1 जीरो से कटेगा 1 जीरो को। ठीक है, अब गुना करते हैं इसको, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 17 के साथ हाथ में लगा 1, 4 एकम 4 1 5, 4 एकम 4। अब 10 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा दशमलव बन जाएगा। इतना रुपया दूसरे साल बना, इतना रुपया दूसरे साल बना। तो 2 सालों में कितना हमारा इंटरेस्ट बना, कितना चक्रवृद्धि ब्याज बना, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बना, तो 440 प्लस 457.6, ये हमारा 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज बना। तो 0.6 यहाँ पे 7 होगा, 9 होगा, 8 होगा, यानी 897.6। ये कॉन्सेप्ट एक क्लियर करने वाली चीज़ें हैं, आप ध्यान से समझेंगे तो ये बिल्कुल बेसिक से है, इसमें कोई फॉर्मेट की यूज नहीं की गई है। हमने पहले साल पे भी 4% का ब्याज निकाला यहाँ, तो इतना मिला 440 रुपया। अब दूसरे साल के लिए जब स्टार्ट होने लगा तो ब्याज 11,000 पे नहीं मिलेगा, 11,000 अब प्लस में जितना इंटरेस्ट पहले साल मिला है वो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना जितना बनेगा उस पर 4% का ब्याज लगेगा। तो जब इसको कैलकुलेट किए तो इतना दूसरे साल भी मिल गया। तो अब ओवरऑल में 2 सालों की बतानी है, तो 2 सालों की बतानी है तो दोनों को ऐड करेंगे तो 897.6 रुपया ब्याज बनेगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है x + 1/x की वैल्यू दिया हुआ है 5, x² + 1/x² की वैल्यू पूछ रखा है। तो x² + 1/x² बराबर होता है x + 1/x के होल स्क्वायर -2। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो दिया हुआ है 5, 5 के स्क्वायर -2, 50 25 में से 2 जाएगा 30। बहुत इजी प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। ये है अनुपात समानुपात, ये है अनुपात समानुपात। इसका भी रूप होता है जब कोई भी अनुपात समानुपात की बात किया हो तो इसका एक संबंध होता है कि बाहर से बाहर गुना अंदर से अंदर गुना, यानी a गुना d बराबर b गुना c।
ये चीज़ को याद रखेंगे कि अगर अनुपात समानुपात हो तो A गुना D, यानी बाहर के बाहर से गुना अंदर के अंदर से गुना करने के बाद बराबर हो जाती है। ये एक संबंध होता है, इस चीज़ को नोट करेंगे और ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार हम बाहर से बाहर गुना करा लेते हैं, अंदर से अंदर गुना करा लेते हैं और x की मान फाइंड कर लेते हैं। 9.6 गुना x बराबर 16.8 गुना 18। तो x बराबर बटा में 9.6, दशमलव से दशमलव आउट चला गया, ये 3 छक 18, ये 16 छक 96, यहाँ पे 2 8 16, ये 8 दूनी के 16, 8 कम 1, 63 बटा में 2। जब इसे डिवाइड करेंगे तो 21.5, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। एक व्यक्ति इस धनराशि का 20% गंवा देता है। शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बचते हैं, तो उसके पास मूल धनराशि कितनी थी ये पूछ रहा है। तो मूल धनराशि हम मान लेते हैं कि कितनी है उसके पास। लेट मूल जो धनराशि है वो 100 यूनिट है। 100 यूनिट यहाँ यूनिट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं केवल कि बनाने के लिए, और लिखना कम चीज़ें है। जो ये सब लिख रहे हैं मैं, तो उतना आप परीक्षा हॉल में लिखना नहीं है, केवल समझाने के लिए मैं इतनी चीज़ें एक्सप्लेन करके कैलकुलेट कर रहा, एक्सप्लेन करके लिख रहा, लेकिन लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अपने माइंड में इस चीज़ों को समझेंगे। ये 100 यूनिट ले लिया हमने, ठीक है। अब देखते हैं कि अपनी धनराशि का 20% गंवा देता है और 100 रुपया है, तो 100 का 20% उसने गंवा दिया। तो 100 का 20% पहले फाइंड कर लेते हैं। तो 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। तो अपने धनराशि में से 20 रुपया उसने गंवा दिया, तो बचा कितना? 80 रुपया। ओके, अब आगे पढ़ते हैं शेष धनराशि। इन जो धनराशि बचा उसका 25% खर्च करने के बाद, अब जो बचा है उसका 25% खर्च करता है, तो इसका 25% कितना हो जाएगा आप फाइंड कर लेंगे। 5 चौका 20 हो रहा है, तो 80 में से 20 रुपया खर्च कर रहा है। ओके, तो कितना बचा? 60 यूनिट बचा है। तो 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बचते हैं। यहाँ हमारे काम कितना बच रहा है? 60 यूनिट बच रहा है। तो 60 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 480 रुपया। एक यूनिट की वैल्यू 8 छक 48, 8। तो उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि थी? तो मूल रूप से तो 100 यूनिट थी। हमारे पास क्या है? एक यूनिट की वैल्यू 8 रुपया है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 गुना 8 मतलब 800 रुपया। मूल रूप से कितना रुपया था उसके पास? 800। ऑप्शन नंबर 1। दो संख्या का योग 36 एक संख्या का 5 गुना दूसरा संख्या का 4 गुने के बराबर, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? दो संख्या है, ठीक है। पहली संख्या हम यहाँ पे थोड़ा मान लेते हैं, मैं समझाने के लिए आपको मान रहा हूँ, जिसके आप कर रहा हूँ, वरना आप डायरेक्ट बना सकते हैं, कम समय में बन जाएगा डायरेक्ट बनाएंगे तो। दूसरी संख्या हम y, दो संख्या हमने मान लिया, एक को x एक को y, दोनों को जोड़ रहे हैं तो बन रहा है कितना? 36। ये प्रश्न बोल रहा है कि दोनों को जोड़ने पे 36। फिर बोला है कि एक संख्या मतलब पहली संख्या का 5 गुना, यानी पहली संख्या 1 से इसका 5 गुना, दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है। तो यहाँ से हम अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकलेगा? x इधर आएगा, y तो बटा में हो जाएगा, बराबर 4, 5 उधर जाएगा तो बटा में, यानी ये हो गया। तो x बटा को अनुपात हम लिखते हैं, तो x अनुपात y बराबर 4:5। ओके, ये 4-5 यूनिट होता है, समझ रहे? फाइनल वैल्यू नहीं होता है 4 यूनिट, ये 5 यूनिट, दोनों को हम योग करेंगे तो 9 यूनिट बनेगा। तो 9 यूनिट की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ है, यानी दोनों का योग 4 + 5 का योग कितना है? 36। एक यूनिट की वैल्यू 4, तो पहली संख्या 4 चौक 16, दूसरी संख्या 5 चौक 20, बड़ी संख्या क्या होगी? 20, छोटी संख्या 16, बड़ी संख्या पूछा था ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? 11 से विभाज्य, तो पहले हम समझते हैं कि 11 से विभाज्यता का रूल क्या होती है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, 11 का विभाज्यता का नियम। यदि विषम स्थानों के अंकों का योग
और समस्थानों के अंकों का योग के बीच का अंतर 0 या 11 का गुणक यानी 11 से कटने वाला हो तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो इसमें आप देख लेंगे, योग करेंगे 9 4 13 13 8 21 21 4 25 माइनस 2 6 8 8 6 14 25 में से 14 माइनस करेंगे तो 11, जो कि 11 का गुणक है, इसलिए आंसर हमारा 4 बनेगा और बाकी सबका ये प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक 3 अंक की संख्या इस प्रकार है कि दहाई अंक, इकाई अंक और सैकड़ा अंक का अनुपात दिया है। इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा अंक के अनुपात में है। इस संख्या का और इसे उलटने से प्राप्त संख्या का योग 1332 है। 3 अंक की संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझते हैं कि 3 अंकों की संख्या का रूप, 3 अंकों की संख्या का रूप क्या होता है? 100z प्लस 10y प्लस x, जहाँ x हो गया इकाई अंक, x इकाई अंक, y दहाई अंक, z सैकड़ा अंक। ठीक है, तो ये रूप होता है 3 अंकों की संख्या का। ओके, तो अब देखते हैं कि इसमें अनुपात दिया है 2:3:4, 2:3:4। इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया। तो जब इस फॉर्मेट पे हम रखेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है? तो सैकड़ा 2 है तो 100 × 2 प्लस 10 × 3 प्लस 4 बराबर में बनता है 230, 234। क्या बना? 234। तो इस संख्या जो 234 बना, और इस संख्या को जब हम उल्टेंगे यानी 4 3 2 अंकों को उलट करके जब ऐड करेंगे, उलटने से प्राप्त संख्या का योग 1332, योग 1332 बन रहा है। तो हम यहाँ योग कर रहे हैं तो 666 बन रहा है, जो कि प्रश्न अनुसार 1332 के बराबर है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो अब संख्या क्या निकलेगी हमें? 2 2 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 468 संख्या बन रही है एक्चुअल में। तो अब इन 3 अंकों संख्या और उसके अंकों को उलटने से अभी संख्या को जब हम उल्टेंगे 8 6 4, तो इनके बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। धनात्मक अंतर बताना है, यानी बड़े में से छोटा घटा लेना है। तो 864 में से 468 माइनस करेंगे, 6 यहाँ बनेगा 9, ये बनेगा 3, यानी 396 इज द राइट आंसर। उलटने से बनी संख्या का धनात्मक अंतर क्या है? 396। अगले प्रश्न, यदि 2 संख्या का HCF और LCM क्रमशः 7 और 245 है तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल है, इसका सूत्र तो बहुत ही इजी प्रश्न है, सभी को मालूम होगा। 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF, उन्हीं संख्या का HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। वहीं जो पूछा है तो हमारे पास तो HCF है ही, 7 × 245। तो यहाँ पे 7 × 200 करेंगे तो 1400, 7 × 40 280, 7 × 5 35, 1400 प्लस 280 प्लस 35 1715 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यक्ति 1 रुपये में 3 की दर से और 1 रुपये में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदे। 20% लाभ कमाने के लिए, अर्जित करने के लिए उन्हें प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ओके, ये प्रश्न बहुत ईजी है। यहाँ देखते हैं कि मान लेते हैं कि 2 ठेलियाँ लगी है, एक यहाँ पर और एक ये, दोनों पर संतरे बिके जा रहे हैं। इस पे
क्या है, किस पे ऐसा संतरा बिक रहा है कि 1 रुपये में 3 संतरे मिल रहे हैं, 1 रुपये में 3 संतरे। प्रश्न में आप पढ़ेंगे तो यही मतलब निकलेगा, 1 रुपये में 3 के दर से, 1 रुपये में 3 के दर से, इसका मतलब होगा क्या कि 3 संतरे 1 रुपये में मिल रहे हैं। ओके, अब दूसरे जगह क्या है कि 1 रुपये में 2 के दर से मिल रहा है। 1 रुपये में कितना संतरा मिल रहा है, 2 संतरे, ये रेट है। यहाँ 1 रुपये में 3 संतरे, यहाँ 1 रुपये में 2 संतरे, ये समझेंगे। यहाँ पर आप चीज़ें केवल समझने के लिए दिखेंगे, लिखने पे नहीं जाएंगे, लिखेंगे लेकिन ज़्यादातर चीज़ें समझेंगे। तो 1 रुपये में 3 संतरे हैं, यहाँ 1 रुपये में 2 संतरे हैं। ओके, अब बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो समान संख्या में संतरा खरीदता है, यानी दोनों जगह से समान संख्या, यहाँ भी उतना ही संतरा खरीदेगा, यहाँ भी उतना ही संख्या खरीदेगा। तो 3 संतरा, यहाँ पे 2 संतरा, तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे 6 संतरा है, यहाँ खरीदे जाए, यहाँ भी 6 संतरा खरीदे जाए। तो यहाँ क्यों 6, क्योंकि यहाँ कैलकुलेट करने में आसानी होगी। यहाँ पे कितने भी संतरा आप खरीद सकते हैं, 4, 5, 12, 18, 20, 22, कितने भी संतरे खरीद सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। अगर आप 6 खरीदते हैं और 6 के मल्टीपल में, यानी 6, 12, 18, 24, तो ईजी रहेगा कैलकुलेट करने में। तो 6 संतरे यहाँ खरीदेंगे तो कितना रुपया देना पड़ेगा, 2 रुपया। 2 रुपया में 6 संतरे आपको यहाँ पे इस ठेलिया से मिल जाएगा। 2 रुपये में 6 संतरे, यहाँ 6 संतरे के लिए कितना रुपया पे करना पड़ेगा, 3 रुपये। ये महंगा है थोड़ा इससे, तो 3 रुपया में 6 संतरा यहाँ मिलेगा। कैसे, 2 तिहाई 6, यहाँ 3 दूनी का 6, 2 रुपया। अब हमने 5 रुपया, हमने नहीं, उस व्यक्ति ने 5 रुपया इन्वेस्ट करके 12 संतरा ले लिया। 5 रुपये इन्वेस्ट करके 12 संतरा ले लिया। अब ये बोल भी रहा है कि, पूछ भी रहा है क्वेश्चन कि 20% लाभ कमाना है। ओके, तो उन्हें प्रति दर्जन, यानी ये 12, यानी एक दर्जन यानी 12 संतरे किस मूल्य पे बेचेगा। तो 5 रुपया पे हम 20% लाभ कर देते हैं। 20% का मतलब क्या होगा, 1/5। अगर लाभ की बात कर रहा है तो 1 जोड़ देंगे ऊपर, 5 1 6/5, तो क्या 6/5, यानी कितना हो गया, 6 रुपये में 12 संतरा तो बेचेगा व्यक्ति, तो उसे 20% का लाभ होगा, यानी 6 रुपया हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष आय का 40% दवाओं पर खर्च करता है। यदि वो महीने में 7200 बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि मासिक आय अनिल का मासिक आय कितना है, 100 यूनिट है। 100 यूनिट मान ले, या 100x मान ले, या 100z मान ले। आप एक यूनिट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल समझे आप चीज़ें, लिख भी सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन 100x लिखने से टाइम वेस्ट हो, ये सब भी चीज़ें नहीं लिखनी है। मासिक आय जो भी, हमें इतना लेट डिस्क्रिप्शन लिखना ही नहीं, डायरेक्ट बनाना है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो 100 मान लीजिए कि उसका मासिक आय है, और क्या बोलता है कि आय का 40% किराए पे खर्च करता है। आय तो 100 है, इसका 40% वो किस पे खर्च किया, किराए पर। तो 100 का 40 का मतलब क्या होगा, 40 रुपया। तो 100 का 40 उसने किराए पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 60 रुपया। तो 60 रुपये शेष बचा, उस शेष आय का 40% दवाओं पे खर्च करता है, यानी 60 का 40% दवाओं पे खर्च करता है। तो यानी 6 का 24 रुपया उसने दवाओं पे खर्च कर दिया, 24 रुपये दवाओं पे खर्च कर दिया। तो बचा कितना, 36। तो ये 36 बचाया, इधर 36 यूनिट और इधर 36 रुपया बचाता है। प्रश्न में बोलता है 7200 रुपये बच रहा है। कितना बच रहा है, 7200। तो 36 का वैल्यू 7200, तो 1 की वैल्यू 36 दूनी 72, 200। तो उसकी मासिक आय कितना था, 100 यूनिट था। तो 1 यूनिट का वैल्यू है 200, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 गुना 200 बराबर में कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया उसकी मासिक आय हो गई। नेक्स्ट प्रश्न, ये सबसे इजी प्रश्न है। यहाँ 2 के पावर 3 है, गुने -9 के पावर 0 गुने 3 के पावर 3,
2 की पावर 3 8। अब यहाँ समझना है कि -9 की पावर 0। तो यहाँ एक नोट कर लेंगे कि किसी की भी पावर हो, एक्स वाई जेड किसी भी की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ से 3 होती है 27। तो 8 गुना 27, 8 गुने 27 कितना हुआ? 8 गुने 20 160, 8 गुने 7 56, 160 प्लस 56 216। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न और सबसे इजी भी प्रश्न। 1.5 मीटर गुने 1.25 मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम से 200 मीटर गुने 150 मीटर आयाम वाली एक टंकी में 20 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से पानी भरा जाता है। कितने समय में मिनटों में पानी के स्तर में 2 मीटर की वृद्धि होगी? ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी प्रश्न है, आप केवल ध्यान देंगे यहाँ पर। यहाँ देखेंगे कि एक टंकी है और पाइप है, चाल दिया गया है, समय पूछ रहा है। तो ये भरने वाली चीज़ें हैं। टंकी कितने समय में भरेगी, इस चाल से पानी पाइप के माध्यम से आ रहा है। तो इस टाइप का अगर प्रश्न आए तो आप एक सूत्र का अप्लाई करें जो मैं लिख रहा हूँ। एक टंकी है तो टंकी का आयतन होगा, तो टंकी का आयतन बराबर पाइप भी है तो पाइप का क्षेत्रफल जिसमें से पानी आएगा गुने जिस स्पीड से आएगा, स्पीड गुने स्पीड यानी चाल, और जितना समय लेगा टंकी को भरने में, ये सूत्र बन जाएगा। इसमें 4 चीज़ें हैं, आप ध्यान देंगे तो इसमें 4 चीज़ें हैं। एक है टंकी का आयतन, फिर है पाइप का क्षेत्रफल, 4 समय। तो इस 4 चीज़ों को होते में 3 चीज़ें प्रश्न में दिया रहेगा, चौथा पूछेगा। ऐसा भी हुआ है, टंकी का आयतन दिया हुआ है, पाइप का क्षेत्रफल दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, समय पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम टंकी का आयतन निकाल लेते हैं। तो टंकी का आयतन निकाल लेते हैं। चले, तो टंकी का आयतन, तो यहाँ देखेंगे कि टंकी किस प्रकार है। तो टंकी एक घनाभाकार है जिसमें लंबाई है, ये लंबाई हो गया 200 मीटर, माध्यम से 200 मीटर, और 120 मीटर चौड़ाई हो गया। इस स्पीड से पानी जा रहा है और कितने समय में 2 मीटर की वृद्धि होगी, यानी गहराई यानी ऊंचाई 2 मीटर है। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घनाभाकार है। तो घनाभाकार का आयतन कैसे निकलता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई के माध्यम से। तो मैं यहाँ बहुत कम स्पेस लेते हुए सॉल्व कर रहा हूँ। तो 200 गुने 150 गुने 2, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौका 60,000 मीटर क्यूब हो जाएगा आयतन। 60,000 मीटर क्यूब, ये टंकी का आयतन हो गया। अब पाइप का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पाइप का क्षेत्रफल, पाइप है आयताकार, अब लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, आयाम वाले आयताकार पाइप है, तो लंबाई गुने चौड़ाई उसका क्षेत्रफल निकलेगा L गुना P, जो कि 1.5 गुने 1.25। ठीक है, तो ये जब गुना करेंगे 125 में 10 से और फिर 125 में 5 से, तो ये बनेगा 1875। और फिर 3 दशमलव के पहले यहाँ लगाएंगे, 0.3 अंकों के पहले, तो ये मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। अब चाल देख लेते हैं। चाल भी दिया हुआ है, चाल है कितना? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ और सारे जो आयतन है पाइप का क्षेत्रफल सब मीटर में, इसे भी मीटर प्रति सेकेंड में कर लेते हैं। तो मीटर प्रति सेकेंड में करने के लिए सिंपल केवल 5/18 से गुना करना होता है। ये चाल हो गया मीटर प्रति सेकेंड। ओके, तो चलिए फाइंड करते हैं समय। बाकी सब चीज़ हमें मिल तो गई, अब समय निकालते हैं। तो टंकी का आयतन कितना है? 60,000 लिखते हैं। बराबर में क्या है? पाइप का क्षेत्रफल। तो पाइप का क्षेत्रफल 1.875
गुना चाल कितना है 20 गुने 5/18 और समय को हम टी लिख रहा हूँ, समय को टी। बाकी मैंने इस फॉर्मेट पे, इस सूत्र पे, इस फार्मूला पे मैंने लगा दिया। अब इसे कैलकुलेट करना है और टी की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है बात, बन गया सवाल। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ जब ये दशमलव जाएगा तो नीचे आएगा कितना 1000। तो 20×5 = 100, 2 शून्य यहाँ से कट गया हमारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं और आगे क्या कटने वाले हैं, आप ध्यान देंगे। अब ये 2 5 10, 5 से 5 3 आई 15, 5 7 35, 2 5 25, 375। अब यहाँ 36 18, 3 से फिर काटते हैं ये, 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, 3 5 15, 125 बना। 125 में ये 8 से जाएगा ये यहाँ, तो 1000 है। ये केवल 3 जीरो का मतलब 1000 यहाँ पर है। 60 गुने 1000, 8 से कट चुका है यहाँ 8 छक 48, 480 बराबर यहाँ बचा हमें, ये तो कट चुका है, नीचे ऊपर कट चुका है, नीचे बचा है कितना 6 दूनी का 12 गुना टी। तो टी बराबर क्या होगा 480 गुना 12। ये सेकंड में आ रहा है, क्या आ रहा है सेकंड में, क्योंकि सेकंड में हमने चाल रखा था। हमें बतानी है मिनट में, किसमें मिनट में। तो सेकंड को मिनट में बताने के लिए 60 से डिवाइड देना होगा। तो ये से ये कट गया 6 8 48, 12 8 96 मिनट आंसर। बहुत इजी प्रश्न था, 96 मिनट, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। एक अकेले काम को 6 दिनों में, ए जो अकेले काम को 6 दिन में और बी अकेले उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी इन काम को 3200 रुपये में पूरा करने वाला का सोचा। सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 3 दिनों में पूरा किया, तो सी का कितना भुगतान करना होगा। तो यहाँ समझते हैं कि ए ने इस काम को 6 दिनों में कर सकता था, बी 8 दिनों में कर सकता था, और तीनों मिलकर ए बी सी 3 दिनों में पूरा करता है। तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं पहले 24, और इसके बाद एफिशिएंसी क्षमता निकालते हैं। ए की क्षमता कितना हो गया 4, 6 6 का 24 और 3 का 24, 24 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 8। ये सबकी एफिशिएंसी हो गई। ए की एफिशिएंसी 4 हो गई, बी की एफिशिएंसी 3 हो गई, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 4 3 7, 8 में से 7 जाएगा 1। यानी जो पैसा बढ़ता है वो एफिशिएंसी पे बढ़ता है, क्षमता पे। तो इस सबकी क्षमता में मिल गई, ए की 4, बी की 3, सी की 1। तो 4 3 7 1 8, यानी 8 3200 रुपया जो है 8 यूनिट में बटेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो सी को कितना मिलेगा 400 रुपया, 1 की वैल्यू 400, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, एक दुकानदार 5% और 4% की क्रमिक छूट प्रदान करता है जो कि एकल छूट के बराबर है। यानी कि कौन से एकल छूट के बराबर हो, खाली स्थान दिया हुआ है। तो यहाँ एकल छूट की एक फॉर्मूला होती है, एकल छूट बराबर होती है x + y माइनस XY बटे में 100। तो x + y यानी 5 + 4 माइनस 5 गुने 4 बटे में 100, यानी 9 माइनस यहाँ क्या हो गया 0.2, ये घटेगा तो 8.8% की छूट, एकल छूट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न, एक त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है 3, अलग अलग भुजा दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके लिए एक सूत्र होता है, जब अलग अलग भुजा हो तो ये सूत्र का अप्लाई करते हैं, s × s - a, s - b, s - c। s जो क्या है, तीनों भुजाओं के योग बटा में हाफ, अर्ध परिमिति s मतलब बोलते हैं अर्ध परिमिति। तो परिमाप का हाफ करेंगे तो अर्ध परिमिति हमें मिलेगा। अब निकाल लेते हैं s की वैल्यू। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 + 7 + 10 बटा में 2, यानी 22 बटा में 2 बराबर 11 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ओके, त्रिभुज का क्षेत्रफल √S, s जो कि 11 है, s - a, यानी 11 में से a जाएगा यानी 5 जाएगा तो 6,
11 में से बी यानी 7 घटाएंगे तो 4, 11 में से सी यानी 10 घटाएंगे तो 1। यहाँ हो गया 11 छक 66 गुने 4, 4 बाहर आ जाएगा 2 बनकर, √66 अंदर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है। उनमें से 5 जिनकी औसत लंबाई 146 सेंटीमीटर है कक्षा छोड़ देते हैं, और 5 अन्य जिनकी औसत लंबाई 156 सेंटीमीटर है वो कक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं। तो कक्षा में विद्यार्थियों की नई औसत की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है ये बतानी है। नई औसत, तो नई औसत कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। बहुत आसान प्रश्न है ये। तो नई औसत निकालने के लिए पहले देखेंगे पुरानी जो बच्चों का औसत था वो कितना था, 150 माइनस कितने बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो 5 आ रहे हैं जा रहे हैं, तो 5 यहाँ पे हम लिखेंगे। ब्रैकेट में कितने जा रहे हैं, 146 सेंटीमीटर औसत वाले जा रहे हैं और 156 सेंटीमीटर वाले आ रहे हैं। बटा में कितने टोटल है बच्चे, 50। तो 150 माइनस 5 गुने, जब माइनस करेंगे तो -10 होगा, यहाँ पे 50। 150 माइनस प्लस हो जाएगा, 10 बचे 50 बटे में 50, 150 प्लस 1 यानी 151 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, इसे शॉर्ट में भी बना सकते हैं, कोई वो नहीं है। अगर ये फॉर्मूला ये फॉर्मेट ना समझ में आ रहा हो तो शॉर्ट मेथड देख लेंगे, जो कि बहुत ईजी है। शॉर्ट में है क्या कि नई औसत तो हमें बताना है। तो 50 विद्यार्थियों की कुल लंबाई पहले निकाल लेते हैं कि शुरू में 50 विद्यार्थियों की लंबाई कितनी थी, 50 स्टूडेंट की कुल लंबाई कितनी थी। तो 50 गुने औसत लंबाई में गुना करेंगे, 50 गुने 150, 50 गुने 150 तो कितना हो जाएगा, 7500। ये कुल लंबाई है पुराने विद्यार्थियों की। अब जो छोड़ने वाले जो छोड़ रहे हैं, छोड़ने वाले 5 विद्यार्थी हैं, उन 5 में 146 से गुना करेंगे तो 730। ये 730 छोड़ रहे हैं, जिनकी लंबाई है 730 कुल लंबाई वाले बच्चे छोड़ रहे हैं। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना बढ़ेगा, 67 सेंटीमीटर। अब 5 विद्यार्थी आ रहे हैं जिनकी औसत लंबाई है 156, तो इनका तो 780 बनेगा। तो 780 हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 75, 50। ये कुल लंबाई हुआ 50 विद्यार्थियों की। तो औसत निकालने के लिए 85 से डिवाइड करेंगे। तो 50 से डिवाइड करते ही ये कितना बनेगा, 5 एकम 5, 50 25, 5 एकम 5, 151 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, ये समानांतर है, तो इसमें x + 2y की वैल्यू बतानी है। x + 2y की वैल्यू कितनी होगी। तो पहले देखते हैं, x यहाँ पर है, y यहाँ पर है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे 60 दिया हुआ है, तो संगत कोण के अकॉर्डिंग ये भी 60 हुआ। और स्ट्रेट लाइन जो होता है, स्ट्रेट लाइन उसकी वैल्यू क्या होती है, 180, यानी ये पूरी 180 होनी चाहिए। तो ये 60, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120। x की वैल्यू 120 आ गया, 120 डिग्री। अब y की वैल्यू निकालते हैं। सॉरी, ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू ना है, ये y की वैल्यू है। y की वैल्यू 120। ठीक है, अब x की देखते हैं। तो x यहाँ पे है कितना, तो 105 डिग्री। तो दोनों को जब योग करेंगे आंतरिक कोण के अकॉर्डिंग, आंतरिक कोण क्या बोलता है कि दो समानांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो दोनों आंतरिक कोण का योग 180 होगा। यानी x प्लस ये 105 मिलके कितने बनाएंगे, 180 डिग्री। यहाँ से x के वैल्यू निकल जाएगा कितना, 75। तो अब तो पूछा है x + 2y, x की वैल्यू 75 हो गया, और 2y + 2y की वैल्यू 120। 75 + 240, 75 + 240, जब इन दोनों को योग करेंगे तो 315 डिग्री आंसर। अगला प्रश्न, 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत कितना है। यानी 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट इसे 25, इनकी संख्या कितनी हो गई, 25। अब इसका औसत बताना है कि इसका औसत कितना है। तो सबसे पहले हम तो योग करेंगे,
फिर औसत बताएंगे। अंतिम A25 यानी 25 पद, 25वां पद या उसे एल भी बोलते हैं, वो पहले निकाल लेते हैं। 24D, A प्लस 24D होता है। ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस 24D की वैल्यू क्या है 3, 24 या 72, 3 75। अब हम योग करते हैं। ए से इनका फॉर्मूला लगा के n/2 इंटू ए प्लस एल। एन की वैल्यू क्या है 25, ए की वैल्यू है 3 और अंतिम है 75 और प्रथम संख्या है 3। योग करेंगे तो 78। अब ये काटेंगे तो कितना होगा 39। 25 में 39 को गुना करेंगे तो कितना बनेगा 975। ये 25, ये पूरे का योग कितना हो गया 975। औसत बताना है तो 975 बटा में 25 टोटल संख्या कितनी है 25 डिवाइड देंगे तो होगा 39 आंसर। तो ये अंतिम प्रश्न था इस पेपर का, मैथ से रिलेटेड। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की थी और बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्ट मेथड दोनों से समझाने की प्रयास हमने किया। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले शिफ्ट वाले पेपर के एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू।